अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें बहाल हो गई हैं और उन्हें एक अहम रिलीफ मिल गया है। मगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने और उनकी जान को खतरे के खदशात का इजहार कर दिया है। और दूसरी तरफ साइफर केस में इमरान खान की जमानत का मामला एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार हो गया है और आज भी जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल के बजाय केस की इन कैमरा समात पर बहस होती रही और फिर इस मामले पर फैसला महफूज हुआ और समात मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पिछले 1.5 महीने से गिरफ्तार हैं और खुसूसी अदालत में केस तेजी से ट्रायल के आगाज की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन पहले FIA ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया है, जिसके बाद आज खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 4 अक्टूबर को समात रख ली है और मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए हैं और साथ ही सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला को 4 अक्टूबर की समात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। अब परसों ये अहम समात मुकर्रर है और दिलचस्प बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी को तो पहले भी अडियाला जेल से अदालत में लाया जाता रहा है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ केस की अब तक तमाम समातें अटक जेल में ही होती रही हैं, लेकिन अब वो भी अडियाला जेल में कैद हैं। तो देखना यह है कि उन्हें 4 अक्टूबर की समात में अडियाला जेल से अदालत में लाया जाता है या नहीं। बहरहाल FIA चालान जमा करा चुकी है और उस चालान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुल्जिम नामजद किया गया है और ट्रायल के बाद उन्हें सजा देने की इस्तदा की गई है। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि चालान में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह हैं और आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा कराई है, जिनमें अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी समेत साइफर की कॉपी वजारत खारजा से लेकर वजीर आज़म तक पहुंचाने की पूरी चेन गवाहान में शामिल की गई है। हफ्ते को साइफर केस में ये अहम पेशरफ्त हुई थी, जिसके बाद आज अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस कर दिए हैं और 4 अक्टूबर को समात मुकर्रर कर ली है, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो सकता है। तो शाखाना केस में जेल में मौजूदगी के दौरान ही FIA ने साइफर केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था और यही वजह थी कि जब 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल की और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, तो इसके बावजूद उन्हें जेल में ही रखा गया। फिर इस दौरान पीटीआई ने खुसूसी अदालत में ही इमरान खान की जमानत के लिए रुजू किया, लेकिन कुछ समातों के बाद 14 सितंबर को खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इस फैसले को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ये केस सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई, लेकिन मामला इन कैमरा समात तक महदूद रहा और जमानत का मामला आगे नहीं बढ़ सका। कल FIA ने केस की इन कैमरा समात के लिए दरख्वास्त दायर की थी, यानी खुफिया समात के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसे मंजर आम पर न लाया जाए, जिस पर आज जमानत की दरख्वास्त के साथ समात हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समात भी इन कैमरा हो सकती है? तो FIA के वकील शाह खबर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त जमानत पर समात भी इन कैमरा की जा सकती है। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे मुमालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे मुमालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो भी तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों की जाए? अदालत ने पूछा कि साइफर से मुताल्लिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने साइफर के कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया, जिसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने दलाइल दिए कि पाकिस्तान के सिफारत खानों से कोडेड साइफर भेजे जाते हैं। दफ्तर खारजा में साइफर को डीकोड किया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ये तमाम कोड यूनिवर्सल होते हैं? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोडेड पैगाम हर मुल्क का अलग अलग होता है। शाह खबर ने कहा कि साइफर खुफिया दस्तावेज है जिसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साइफर आते कैसे हैं? तो शाह खबर ने जवाब दिया कि साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड शक्ल में आता है। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने इन कैमरा समात के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा
कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर साइफर को पब्लिक करने का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त ही उससे मुतजाद है। FIA की दरख्वास्त है कि समाअत इन कैमरा करे क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले ही पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज़ को पब्लिक नहीं होने देना चाहती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि मैंने 9 सालों में किसी केस की इन कैमरा समाअत नहीं की। एक आध दफ़ा मिसिंग पर्सनस के केसेस की इन कैमरा समाअत की होगी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपने दलाइल में साइफर के कोड में जाऊंगा ही नहीं। हमारे तो सारे लोग आज तैयार होकर आए थे कि आज अदालती कार्रवाई बराह रास्त अवाम को दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ सरकारी वकला कह रहे हैं कि समाअत को इन कैमरा कर दें, पब्लिक को कुछ पता ना चले। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी। अभी इस पर कमेटी काम कर रही है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। ट्रायल कोर्ट में समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। कोई हसास बात हो तो वो इन चैम्बर भी की जा सकती है। अगर हुकूमत को कोई हसास मालूमात देनी है तो वो तहरीरी तौर पर जमा करा सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि क्या आजकल के ज़माने में ओपन कोर्ट के तसव्वुर के खिलाफ कोई इक़दाम मुनासिब होगा। इसके बाद उन्होंने इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया और कहा कि केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। तो सलमान सफदर ने उनसे कहा कि इस्तदा है कि आइंदा समाअत 1-2 दिन में ही रख ली जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को साइफर केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन आज इसी अदालत से उनकी 9 मुकदमात में जमानतें बहाल हो गई हैं। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट्स की तरफ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के फैसलों को कलअदम करार दे दिया और इन दरख्वास्तों को मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में दोबारा बहाल कर दिया। याद रहे कि चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने की वजह से अदम पैरवी पर ट्रायल कोर्ट्स ने इन 9 मुकदमात में उनकी जमानत खारिज कर दी थी, जिनमें 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस और तोशाखाना के तहाइफ की जाली रसीदों का केस शामिल है। इसके अलावा आज सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह की केस की समाअत हुई, जहां चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत का कहना था कि इद्दत के दौरान निकाह करना जुर्म नहीं है। दौरान इद्दत निकाह साबित हो भी जाए तो सज़ा नहीं हो सकती। दौरान समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सवाल उठाया कि अगर तलाक हो चुकी हो और इद्दत में शख्स इंतकाल कर जाए तो क्या औरत विरासत में हिस्सा मांग सकती है। तो शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि इद्दत के दौरान खातून ने शादी ना की हो तो वो विरासत में हिस्सा मांग सकती है। तो जज ने अगला सवाल किया कि तलाक कब मौसर होती है, ये पॉइंट वाज़ेह कर दें। तो इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं है। शेर अफजल मरवत ने केस का हवाला देकर कहा कि गैर शरई निकाह पर दायर की गई दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इद्दत की मियाद के इल्ज़ाम को कानून तस्लीम नहीं करता है। इस दौरान जज ने मजीद पूछा कि बुशरा बीबी को कब तलाक हुई। इस पर अब तक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। इल्ज़ाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। जिस मौलवी ने पहला निकाह पढ़ाया उन्होंने ही ये इल्ज़ाम भी लगा दिया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ। तो शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसे साबित करना है कि दौरान इद्दत निकाह हुआ था, और दौरान इद्दत निकाह साबित भी हो जाए तो भी सज़ा नहीं हो सकती। अदालत इस चीज़ को भी देखे कि क्या गैर शरई निकाह का केस अवामी मफाद का केस है। इस दौरान अदालत ने शेर अफजल मरवत से कुछ सवालात के जवाब तलब कर लिए, जिनमें पूछा गया है कि अगर खातून तलाक लेती है या खाविंद का इंतकाल हो जाए तो क्या इद्दत के दौरान खातून विरासत में हिस्सा मांग सकती है। विरासत में हिस्सा मांग सकती है तो मतलब यही होता है कि तलाक मौसर नहीं है। अगर एक शख्स की 4 बीवियों में से एक को तलाक हो जाती है लेकिन उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई तो क्या आदमी चौथी शादी कर सकता है। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि तलाक का तयन करना फैमिली कोर्ट का काम है, इद्दत के दौरान निकाह करना जुर्म नहीं है। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और शेर अफजल मरवत को आइंदा समाअत पर मज़कूरा सवालात का जवाब देने का हुक्म दे दिया। और दूसरी तरफ मुल्क में जैसे जैसे आम इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे तहरीक इंसाफ के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा बार बार गिरफ्तार किए जा रहे थे, अदालतों से जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तार किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ लापता होने का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। साथ ही चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इस खदशे का इजहार कर दिया है कि इमरान खान को अडियाला जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है और पीटीआई ने बतौर जमात भी जेल में इमरान खान की जान को लाहक खतरात से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ़ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खदशा है कि मेरे शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है।
चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जैसे माजी में कैदियों को सहूलत दी गई थी। जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए मेरे शौहर इमरान खान को खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि मेरे शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में सहूलियात की फरहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। मेरे शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। इमरान खान एक अंडर ट्रायल कैदी हैं और मुलजिम जुर्म साबित होने तक बेकसूर या मासूम तस्वुर होता है। बुशरा बीबी ने इस दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत कानून, IG जेल खाना जा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG FIA को फरीक बनाया है और अदालत ने कल इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद करेंगे, जिन पर पीटीआई अदम एतमाद का इजहार भी कर चुकी है। इसके अलावा 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। जेल में इमरान खान की खुराक को चेक नहीं किया जा रहा है। यहाँ हमें खतरा है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमले ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसकी कड़ियां PDM की जमातों की तरफ जाती हैं और ताकतवर तबकों की तरफ जाती हैं। आज हमें शदीद खतरा है उनकी लाइफ को। ना तो खानों का कोई चेक हो रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता उनके साथ किसी किस्म का भी मिसहैप हो सकता है। उस तरह की और कोई हरकत जो PDM की जमातें इनके पीछे लगी हुई हैं और कुछ ताकतवर लोग जो पीछे लगे हुए हैं, तो हम ये वार्न करना चाहते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को और तमाम उन लोगों को कि जो इसमें जो कोताही बरत रहे हैं, जो जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो कौन आपको माफ नहीं करेगी। हमने इस हवाले से बात करने के लिए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी। वो मसरूफियत की वजह से नहीं आए, मगर इल्ज़ाम शुएब शाहीन साहब PDM पर भी लगा रहे हैं। हमारे साथ खुद शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इसके अलावा नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, ये किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या एक महज खदशे का इजहार कर रहे हैं? PDM की जमातें कैसे इमरान खान साहब को अडियाला में जहर दे सकती हैं, क्योंकि आप इदारों के साथ साथ इन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम 2 हवाले हैं, दोनों चीज़ें हैं। एक माजी के किए जाने वाले इक़दामात, दूसरा हमारा खदशा, तीसरा हमारी इंफॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ें अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे ख़तरात मज़ीद बढ़ जाते हैं। आपके सामने क़तलाना हमला जो इनके ऊपर हुआ, उसके बाद जो JIT बनी थी और वो अभी काम कर रही थी तो उनको हटा दिया गया, और जिनके खिलाफ हमारी ऑब्जर्वेशन जानी थी और उनको JIT का हिस्सा बना दिया गया, और उसके बाद जो FIR कटवाना चाहते थे इमरान खान साहब, वो नहीं कटी। और उसके साथ साथ आप देख लें, इमरान रियाज आज वापस आ गया 150 दिन बाद, तकरीबन 140 दिन या जितने दिन वो रहा। आज वो ना गुफ्तगू कर सकता है, ना बात कर सकता है, ना जिस तरह की उसकी फिजिकल और मेंटल पोजीशन है वो है जो आज से 150 दिन पहले थी। इस बात को कंफर्म करते हुए, क्योंकि मेरी खुद इमरान रियाज से बात हुई है, वो बात करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया है, या आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत में इमरान रियाज खान की वापसी हुई है? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप अगर इस पोजीशन को सामने रखें तो हमारे खदशात मजीद बढ़ जाते हैं। अच्छा, मगर इमरान रियाज को तो ज़ाहिर डिसअपीयर कर दिया गया था। इमरान खान साहब कैद में हैं, वो अटक में थे, तो आप लोगों ने इसरार किया, अदालत में पिटीशन दायर की कि उन्हें अडियाला में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अडियाला जेल में सहूलियात बेहतर है। ये खबर भी आई कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी मैं सेट हो गया हूँ अडियाला में। इसके अलावा जो जज जुल्करनैन है, उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा था कि इमरान खान ने कहा कि जेल हुकाम का रवैया भी मेरे साथ ठीक है, मुझे मुकम्मल इत्मीनान है, मैं अपने आप को महफूज भी महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो बुशरा बीबी से अलहदा मुलाकात का वक्त है वो बढ़ा दिया जाए। उन्होंने सिर्फ ये दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद आप लोग इसरार करके उन्हें अडियाला जेल लेके गए और अब आप कह रहे हैं उन्हें जहर दिया जा सकता है या सहूलियत नहीं है। शाहज़ेब साहब, हमने वो मुकदमा किया था जिस वक्त वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला किया, और उस फैसले में लिखा हुआ है कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए, लेकिन जिन ताकतों ने उनको अटक जेल ले गए, हमने उस वक्त एतराज़ किया और पिटीशन फाइल की कि जनाब ये तो हुक्म में लिखा हुआ है कि अडियाला जेल लेकर जाएं, किसके हुक्म से अटक जेल ले जाया गया? और अदालत ने कहा ठीक है, हम इस पर फौरी तौर पर फैसला करते हैं, और साथ ही हमने उसमें अपील भी फाइल कर रखी थी। उन्होंने कहा जी 4 दिन में हम जमानत का फैसला करेंगे। वो 25 दिन बाद उस केस में जिसमें हमने ये पिटीशन फाइल की, उसकी तो जमानत हो गई, और 2 महीने के बाद इस बात का फैसला आया
कि जनाब नहीं, इनको अटक जेल से रवाना कर दिया जाए डियाला जेल में, और जिस वक्त हमने इत्मीनान का इजहार कर दिया, जबकि उससे पहले शिवसेना साहब जिस वक्त जैसे ही फैसला आया तो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि आपके जो वुकला थे वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल उठा दिया। जो वुकला वहां पर मौजूद थे वो तो आपके वुकला वो बड़े खुश थे इस बात पर। नहीं, इसमें उससे पहले इमरान खान, अच्छा जो शुरू में आप जरा देख लें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब अटक ने वो जो लिख के भेजा और वो रिपोर्ट दी कि किस हालत में कैमरे लगाए हुए हैं और किस तरह उनके वॉशरूम की पोजीशन है और किस तरह का सेल है, वो रिपोर्ट आपके सामने है। उसके बाद टू सम एक्सटेंट वो जो शिकायत थी दूर कर दी गई और खान साहब ने लिख के दिया और उन्होंने जो यानी उनको रिपोर्ट की जो जज साहब है स्पेशल जज, और उस जज साहब को रिपोर्ट होने के बाद ये फैसला आता है। बाकी अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई थी उन वकला साहबान की और किसी ने अपनी पर्सनल राय दी है तो हम तो वो पर्सनल राय को तो नहीं समझेंगे, हम तो समझेंगे कि जो तलाजोई साहब तलाजोई साहब पहले जो हमला हुआ उसकी बुनियाद पर, जो नई मालूमात है उसकी बुनियाद पर, वो सिर्फ इदारों पर नहीं बल्कि पीडीएम जमातें, जिसके ज़ाहिर है आप बहुत अहम हिस्सा हैं, और पिछले इल्ज़ाम भी जो हमला था वो शहबाज शरीफ साहब पे, राना सनाउल्लाह साहब पर भी लगाया इदारों के ऑफिसर्स के साथ साथ, कि आप लोगों से ख़तरा है कि जहर दिया जा सकता है इमरान खान साहब को अडियाला में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब कितना मासूमाना सा ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल में उनको जहर दे दिया जाएगा, और इनको खदशा भी ये सीधे अल्फाज में कहते हैं कि हमें अदारों से है, और वो ताकतवर अदारों से। क्या जब आप कस्टडी में हो हुकूमत की और उनकी जेल में हो, उसके अंदर खाना भी उनका खा रहे हो, रह भी उनके पास रहे हो, वहां कुछ भी होगा तो किस पे इल्जाम जाएगा? इतने इदारे हैं या इतना वो इतना बेवकूफाना कोई अमल करेगा कि जेल में रखकर किसी को जहर देके या किसी को कत्ल कर दिया जाएगा? इस तरह के इकदाम कभी इस तरह नहीं होते, ये एक बहानाबाजी। तलाजोई साहब, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, तो आपकी जमात की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि ये किया गया है, नवाज शरीफ साहब को कुछ ऐसा खिलाया गया है जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ी, उनके प्लेटलेट्स गिरे, वो भी जेल में थे, वो भी कैद थे, इल्जाम हुकूमत पर ही आना था, मगर आप लोगों ने लगाया था। देखिए, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने अपने जाती अस्पताल से भी वो टेस्ट करवाए थे, और उसके बाद मुतमिन होने के बाद अपनी एजेंसी से उसको तहकीक करवाने के बाद इस पर पहुंचे कि ये वाकई मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला बना है। तो इस वक्त सारे अदारे, सारे हॉस्पिटल्स, इमरान खान की सेहत जो है वो उसको तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्ग भी मिल रहा है, मर्जी की खुराक मिल रही है, लोगों को मर्जी का मिलने का टाइम मिल रहा है, हर तरह की सहूलत है, और उसके बाद मर्जी की जेल भी इनको मिल गई है, यानी, और उसके बाद अदालतें खुली हुई हैं जी, अदालत में चले जाएं। मगर एक जमानत करवाने के लिए जब आपके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं है, जमानत करवाने के लिए आपके पास बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और चीज नहीं है, तो अब आप को कह रहे हैं इसलिए कि मेरी जान को खतरा है, ये बहाना बनाकर जमानत करवाना चाहते हैं। जान को खतरा जेल नहीं होता, जेल से बाहर होता। और शेख साहब, अब ये एक मसला है कि इमरान खान साहब ने खुद ने पहले कहा कि जी एक तो कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से जो वॉशरूम है उसकी दीवार छोटी है, वो शिकायत एड्रेस कर दी गई, तो अगले ऑर्डर में जो मजिस्ट्रेट साहब ने लिखी थी उनकी शिकायत, तो फिर अगले ऑर्डर में बाकायदा तौर पर जो साइफर केस की समाअत कर उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। इमरान खान साहब की तरफ से शिकायत नहीं आ रही है, जमात की तरफ से आ रही है और उनकी अहलिया की तरफ से आ रही है। क्या उन्हें खुद भी शिकायत और खदशात हैं जिसको उनकी अहलिया बयान कर रही हैं, या आप लोग बयान कर रहे हैं अपनी जान के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, खाने के हवाले से? देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने इत्मीनान का इजहार अटक जेल में कर दिया तो उसके बाद इस फैसला आना इट्सेल्फ ही नेगेशन है ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आप लोग दरख्वास्त वापस ले लेते ना, आप लोगों ने दरख्वास्त वापस ले लेते आपके वकला कि जी उन्हें ना अडियाला में मुंतकिल किया जाए, वो तो खुश हो रहे थे। रिजर्व था, आर्डर रिजर्व था, तो रिजर्व करने के बाद फैसला दे दिया उन्होंने। जब जज साहब स्पेशल कोर्ट ने लिख दिया कि नाउ इट इज सेटिस्फाइड,
नाउ द अक्यूज्ड इज सेटिस्फाइड, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फिर उससे आगे हम मगर चलते हैं। आपके वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में नहीं लाना चाहिए था कि जी वो मुतमईन है, अब हम नहीं इस्तदा कर रहे हैं इस बात की कि उन्हें मुंतकिल किया जाए? जी लाना चाहिए था, फैसले से पहले लाना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई सीएम वगैरह मेंटेनेबल नहीं होती जब आर्डर रिजर्व हो जाए, ना एप्लीकेशन के जरिए ना किसी अदरवाइज आप ये कह सकते हैं जब तक फैसला ना आए, और रिजर्व होने के बाद दरमियान में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो आपने बात की है, देखें उनकी ज़ाहिर वाइफ और मिसेस जो करीबी तरीन उनके अजीज रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो उनके साथ इंफॉर्मेशन उनके पास हो सकती है, ज़ाहिर ना वो किसी वकील के पास होगी, ना ही उनकी कोई इंफॉर्मेशन किसी और शख्स के पास होगी। हाँ, जो उनके कौंसल हैं, वकील साहब हैं, उनको जरूर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। जो तराल साहब ने फरमाई है बात, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, देखें बेल का मामला टोटली मुख्तलिफ है। हम ये नहीं कह रहे कि जमानत इसकी बुनियाद पर दे दें कि जनाब हमारी जिंदगी को खतरा है। हमने तो जमानत का केस ऑन मेरिट्स हमने पेश किया है, और पिछले मंडे वो फिक्स था। चीफ जस्टिस साहब ने उसमें कहा जी पहले मैं ये फैसला करूंगा कि क्या ट्रायल इन कैमरा होना चाहिए या बेल का फैसला भी क्या ओपन कोर्ट में होना चाहिए। हमने कहा जी आप बेशक मैं तलाश साहब की तरफ जाने से पहले, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के वकला की भी आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ज़ाहिर जज साहब को बाद में बताया इमरान खान साहब ने, जब जज साहब मिले अहले खाना से वकला से तो वो पहले मिल रहे थे, वकला एक दूसरे को बता सकते थे कि जी दरख्वास्त वापस ले लें, फैसला महफूज होने से पहले इमरान खान साहब मुतमईन हो गए हैं, वो इस वक्त अटक जेल में बिल्कुल सेट हो गए हैं, उन्हें कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो कि पब्लिक बयानात की सूरत में भी एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है, आपके खिलाफ और फिर साहब नहीं, ऐसी बात इसलिए नहीं हो सकती कि मुझे ये बता दें, हमें अटक और अडियाला से फर्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि अडियाला में जो फैसिलिटीज एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हक है अंडर द रूल्स एंड लॉ, वो तो उसको मिलनी चाहिए। और यहाँ पूरा ड्रामा रचाया गया कि नहीं जनाब उनको तो बड़ा चीजें मिल रही हैं और वो बी क्लास उनको मिल रही है, ये सारा झूठ है, ये गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। उनको तो उसी सी क्लास बल्कि तारीख तरीन सेल में रखा गया है, उनको वॉक करने की जो फैसिलिटी वहां थी अटक जेल में वो भी नहीं दी जा रही, और ये जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। तो अब बात यह है कि ठीक है आपने अडियाला शिफ्ट कर दिया, कर दें, लेकिन बात यह है कि जो उनका एक हक है अंडर द लॉ, अंडर द रूल्स, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो उसको मिलना चाहिए। तलाल साहब तलाल साहब इसमें वो दूर होने चाहिए। ये तलाल आपका पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ते हुए तलाल जोई साहब, अब नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं, अब से 20 दिन बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर उनकी तारीख एक दफ़ा फिर नहीं बदलती है। आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, बयानियाँ भी नहीं है। शुएब शाहीन साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी जो जस्टिस काजी फाइसा का फैज़ाबाद धरना केस पर फैसला है वो आइन और कानून की अमलदारी के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, आइन और कानून के मुताबिक है, सबके खिलाफ कार्रवाई करें, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी होती है तो करें। पीटीआई ये पोजीशन ले रही है, जो रिव्यू में गई थी रिव्यू वापस लेके आप लोग खामोश हो गए हैं, एक स्टेटमेंट देके नवाज शरीफ साहब, और अब सब ऐसा लग रहा है कि उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। तो देखिए मियां नवाज शरीफ के पास हमेशा वो बयानिया होता है जिसको पाकिस्तान की जरूरत होता है, और इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे बयानिए की, सिर्फ बयानिया नहीं बल्कि एक ऐसे प्लान की जरूरत है, और एक ऐसी टीम की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के आम आदमी के रोटी का मसला हल कर सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला हल कर सके, और पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम ला सके कि तमाम अदारे अपने दायरे में रहकर काम करें, एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आए जो कि वोट से आए, और ना सिर्फ वो हक उसको मिले बल्कि इख्तियार मिले। नैरेटिव बनाते हुए किसी से वो कभी डरे नहीं है, और वो आदमी है जो उस वक्त लोगों के नाम लेते रहे जब लोग पूरे ताकत में होते थे, अपनी पोजीशन। मगर ताजु साहब, ये जो इतलात आ रही हैं कि जमात के अंदर जाके शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको मशवरा दिया है कि जी आप परफॉर्मेंस पर और क्या डिलीवर कर सकते हैं इकोनॉमी पर और कारकर्दगी पर बात करें। आप क्योंकि जाहिर है आप इलेक्शन लड़ना है, आपकी नाअहली ख़त्म हो गई है, आपको लगता है कि आपका जो वोटर सपोर्टर है वो इस बात पर खुश हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, या वो सुनना चाहेगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो बयानिया था वोट को इज्जत दो और कौन कौन उसके रिस्पॉन्सिबल थे, वो सुनना चाहेगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान के मौजूदा हालत को इसलिए पहुंचा है कि 2017 का एडवेंचर किया गया। एडवेंचर किया जाता तो 2 रुपए की रोटी थी, 100 रुपए का डॉलर था,
और वहाँ पे पाकिस्तान का भट्टाई होने चाहिए। मगर इस वक्त जरूरत है एक ऐसे बयानिए की कि जिससे लोगों को ये उम्मीद मिले, कि उनका चूल्हा चल सकेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी चल सकेगी, पाकिस्तान आगे चल सकेगा। मैं वाज़ेह नजर आ रहा है कि आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो जो इसहाक डार साहब ने भी कहा कि खुदा पर मामला छोड़ दिया है। शेफशाह साहब, आपको क्योंकि दरमियान में खबर आई थी कि पीटीआई चाहती है कि मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हों, कोई बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से जो पोजीशन अब ली जा रही है, क्या कोई नतीजा नहीं निकला उनका, इसलिए आप लोग मुकम्मल तौर पर, चाहे जस्टिस फाइज साहब का वो फैसला जो उनके खिलाफ रेफरेंस का बाइस बना, आप खुद कह रहे हैं कि जब जो कार्रवाई होती हो चाहे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ हो, क्या कोई नतीजा नहीं निकला उस बैकडोर डिप्लोमेसी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि बैकडोर चैनल कोई भी नहीं है हमारा, ना ही हमने उसको इस्तेमाल किया है, ना ही हमारा मकसद है। हाँ, हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं तमाम जमहूरी ताकतों से भी और तमाम स्टेक होल्डर से कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें और इलेक्शन को मुतनाज़ा ना करें, क्योंकि अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया तो आपके मसाइल डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और जो तलाल साहब कह रहे हैं कि 16 महीने की कारकर्दगी या लोगों को उनके महंगाई और बेरोजगारी से निकालना, ये तो आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के। आज इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% जीडीपी को ये 0.3% पे ले आए। और क्या शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने नहीं बता दिया था कि वो महंगाई खत्म करने का नुस्खा क्या है? इनके 87 वजीरों मुशीर थे, यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, जिसमें से 70 के करीब इनके वज़रा थे और शहबाज शरीफ साहब मगर मुझे पीएमएलएन के नहीं थे। तो आप कह रहे हैं कि इस बयानी के साथ कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये बयानियां आप लोग अग्रेसिव इसलिए आगे हो रहे हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर जाए और फिर आप लोगों से बात करे, मुज़ाकरात करे और मामला तय करे? वो स्ट्रेटजी जो कि नवाज शरीफ ने अपनाई थी गुजरावाला जलसे में, बाकायदा नाम लेकर और बाकायदा तनकीद करके। नहीं, हमारा कोई बयानिया हमारा ये है ही नहीं। हम तो पब्लिक कौम देख रही है, हमें बयानी की क्या जरूरत है? कौम नहीं देख रही कि हमारे लीडर आज गिरफ्तार नहीं, आज मुझे बताएं उठाए गए हैं, किसने उठाए हैं, वो कहाँ हैं? आप कानून के मुताबिक अगर जुर्म किया सदाकतबाजी उसको पेश करें। ये अहम बात है, ये अहम बात है कि आपके के लोग गिरफ्तार ने क्या अदालत में पेश करें, गिरफ्तार ही नहीं किए जा रहे, बल्कि कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिसका जो हक है उसको मिले, बल्कि डिसअपीयर किए जा रहे हैं। कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेख शाहीन साहब, तला चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ या इमरान खान के करीब समझे जाने वाले सीनियर सियासी रहनुमाओं के लापता होने के ट्रेंड में इजाफा हो गया है, जिन्हें ना अदालत में पेश किया जा रहा है और ना ही पुलिस इसकी वजाहत कर पा रही है। इस वक्त पोजीशन यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कई दिनों या हफ्तों से लापता हैं या मुबैना तौर पर उन्हें मंजर आम से गायब कर दिया गया है। पुलिस समेत ना कोई इदारा उनकी हिरासत की तस्दीक कर रहा है और ना ही अदालत में कोई पेशरफ्त सामने लाई जाती है। पीटीआई के मगरबी पंजाब के सदर फर्रुख हबीब, जो 9 मई के बाद रूपोश थे, वो भी इस सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। पीटीआई दावा कर रही है कि उन्हें गवादर से गिरफ्तार या अगवा कर लिया गया है। 27 सितंबर की रात तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि बलूचिस्तान के इलाके गवादर से साबिक वफाकी वजीर फर्रुख हबीब, उनके भाई और दीगर 4 साथियों को पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स और 7 से 8 सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने आधी रात के वक्त बगैर किसी वारंट के हिरासत में ले लिया। हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम जेरे हिरासत अफराद को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकला को भी कानूनी कार्रवाई के लिए अलर्ट कर दिया गया है। फिर 29 सितंबर को डॉन अखबार से बात करते हुए बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी और कहा कि फर्रुख हबीब अपने भाई और ससुर समेत दीगर 6 लोगों के साथ गवादर में पहुंचे ताकि ईरान में दाखिल हो सकें। यानी हुकाम ने तस्दीक की कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक फर्रुख हबीब को पाकिस्तान की किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है। इस हवाले से हमने बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकजई से भी पूछा कि आपने फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी मगर उन्हें अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, तो जान अचकजई ने इस हवाले से हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने फर्रुख हबीब की बाजियाबी के लिए उनके भाई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की और आईजी पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। अब ये वही पैटर्न है जो हालिया दिनों में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के केसेस में भी सामने आया है। ये तीनों अफराद भी कई दिनों से लापता हैं या मुबैना तौर पर गायब कर दिए गए हैं और पुलिस इस हवाले से लाइलमी का इजहार कर रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद भी 17 सितंबर से लापता हैं और उनकी बाजियाबी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने ज़ेरे समाअत है। इस हवाले से आज भी अदालत में समाअत हुई। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अफराद कहाँ हैं।
आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे, जिस पर आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया, मगर अदालत ने कहा कि 15 दिन बहुत ज्यादा हैं, ये आम मामला नहीं है, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज्यादा होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील के कहने पर मजीद 7 दिन की मोहलत देता हूं। शेख रशीद 1 हफ्ते तक बाजियाब ना हुए तो अदालत FIR का हुक्म दे देगी। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि शेख रशीद के साथ गिरफ्तार 2 अफराद रिहाई के बाद क्या कर रहे हैं, तो शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि रिहाई पाने वाले दोनों अफराद खामोश हैं, कुछ बताने से इज्तनाब कर रहे हैं। हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी, जबकि आज ही शेख रशीद के साथ लापता होने वाले उनके भतीजे शेख शाकिर भी घर पहुंच गए हैं। 17 सितंबर को शेख रशीद के वकील और भतीजे शेख राशिद शफीक ने दावा किया कि पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद शेख रशीद को रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके ले गए थे, लेकिन रावलपिंडी पुलिस शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुसलसल तरदीद कर रही है। इससे पहले 26 सितंबर की समाअत में अदालत के सामने आरपीओ रावलपिंडी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शेख रशीद हमारे पास नहीं है और जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया वो भी हमारी हुदूद में नहीं आता। इस पर अदालत ने सवाल किया था कि क्या आप लिख कर देने को तैयार हैं कि शेख रशीद आपके पास नहीं है, अगर कल को शेख रशीद रावलपिंडी से बरामद हुए तो आपके खिलाफ केस चलेगा। और आज अदालत ने आरपीओ को इस हवाले से 7 दिन की मोहलत दे दी है। इसके अलावा उस्मान डार गुज़िश्ता 23 दिन से लापता हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 9 सितंबर को उस्मान डार को मलीर कैंट कराची से कुछ नामालूम अफराद अपने साथ दे गए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, मगर सिंध पुलिस उस्मान डार की गिरफ्तारी से लालमी का इजहार कर रही है और कह रही है कि वो हमारे पास नहीं है। 20 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील ये बयान दे चुके हैं कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। इस समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी के हवाले से 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। फरूख हबीब, उस्मान डार और शेख रशीद के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक एमएनए सदाकत अली अब्बासी 1 सितंबर से लापता है और 1 सितंबर को ही पीटीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि सदाकत अली अब्बासी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया है। बाद में उनके वकील बाबर अवान ने मजीद तफसीलात बताई कि सदाकत अली अब्बासी को पार्लियामेंट हाउस के सामने लॉजिस से अगवा किया गया है, मगर इस्लामाबाद पुलिस सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी से मुसलसल लाइल्मी का इजहार कर रही है। यूँ सदाकत अली अब्बासी का 1 महीने से पता नहीं चल रहा है और इस बात पर अदालत पुलिस की सरजनिश भी कर चुकी है। 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अली अब्बासी के केस की समाअत हुई थी, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कैसे मुमकिन है कि एक बंदा रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजिस से उठा लिया गया, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया जाता है। कुछ ख्याल करें, कम से कम किसी मुकदमे में तो डालते। चोरी डकैती इतने पर्चे हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एजेंसीज हैं, क्या इमेज जाएगा? एक केस से बंदा रिहा होता है, दूसरे में उठा लिया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अली अब्बासी की गुमशुदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम IGs को सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त कर दी है और रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा MI, ISI और IB के डायरेक्टर जनरल्स की रिपोर्ट्स का इंतजार है। FIA की जानिब से भी सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी की रिपोर्ट ज़ेरे इल्तवा है। साथ ही सदाकत अब्बासी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए दरख्वास्त पर अमल दरामद का इंतजार है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अब्बासी को कहाँ से अगवा किया गया और कहाँ लेकर गए अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये चारों तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा या इत्तेहादी हैं जो कई दिनों या हफ्तों से लापता हैं। ना तो उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना उनके मुकदमात का पता लग रहा है और ना ही पुलिस उनकी हिरासत की तस्दीक कर रही है। और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर इस हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों इन मामलात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमने इस मामले पर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को प्रोग्राम में बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, स्मगलिंग पर क्रैकडाउन के हवाले से आज एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। डॉलर भी मुसलसल गिर रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सितंबर के महीने के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। बरामदात में बेहतरी आई है, टैक्स रेवेन्यू भी टारगेट से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरने के बाद अब मुसलसल बढ़ रहा है और सितंबर के महीने में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। और आज अक्टूबर का आगाज़ भी डॉलर के मुकाबले में 98 पैसे इजाफे के 7 रुपये ने किया है और इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 76 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में 1.5 रुपये कम होकर 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया है। सितंबर के आगाज़ में डॉलर इंटरबैंक में 307 रुपये और ओपन मार्केट में 335 रुपये पर चला गया था। दूसरी तरफ सितंबर के महीने में महंगाई एक बार फिर 30% से ऊपर चली गई है और 31.4% रही है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के वाज़ेह असरात महंगाई पर पड़ रहे हैं। मई के महीने में पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन 38% की महंगाई देखी थी, फिर जून से बेस इफेक्ट ने किक इन किया और महंगाई गिरकर जून में 29.4%, फिर जुलाई में 28.3% और फिर अगस्त में 27.4% पर आ गई थी। मगर सितंबर में महंगाई एक बार फिर
30% से ऊपर जाकर 31.4% रही है। और इस तरह इस माली साल के इब्तिदाई 3 माह में औसत महंगाई 29% रही है, जबकि बजट में हुकूमत ने 21% महंगाई का टारगेट रखा है। जबकि सितंबर में कोर इन्फ्लेशन भी 22.1% रही है, यानी गुज़िश्ता बरस की पहली तिमाही में 25.1% की महंगाई थी। और इतना हाई बेस इफेक्ट होने के बावजूद इस माली साल की पहली तिमाही में महंगाई और ज़्यादा यानी 29% रही है, जो बगैर मुआशी तरक्की के अवाम के मसाइल में मुसलसल इजाफा कर रही है, क्योंकि अवाम की आमदनी में इजाफा महंगाई के मुकाबले में ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ IMF मुआहदे के तहत नवंबर में रिव्यू और किस्त मिलने के लिए IMF की मंजूरी दरकार होगी, और इसके लिए IMF का वफ्द अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान आने की इतलात है। और इस हवाले से टैक्स महसूलात पहली तिमाही के टारगेट से बेहतर रही हैं, और FBR ने पहली तिमाही में 1978 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, यानी टारगेट से 63 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। जबकि सिर्फ सितंबर के महीने में FBR ने टारगेट से 40 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। सितंबर का टारगेट 794 अरब रुपए था, मगर टैक्स 834 अरब रुपए का इकट्ठा किया गया है। मगर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP खित्ते के मुकाबले में बहुत कम है, और FBR का टैक्स टू GDP रेशो 8.5% है। जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर टैक्स लगाने पर गौर कर रही है, और न सिर्फ इस साल 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने, बल्कि अगले 2 साल में टैक्स महसूलात को 13,000 अरब रुपए पर ले जाने का प्लान है। और इस हवाले से ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स के टैक्स रिजीम में तरामीम करने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इन प्लान्स पर अमल दरामद भी होता है या नहीं, क्योंकि एक तरफ टैक्स महसूलात में तो बेहतरी है, मगर दूसरी तरफ इस माली साल में खसारा बहुत ज़्यादा है। स्टेट बैंक के अपने आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने इस माली साल के इब्तिदाई 70 दिनों में 1600 अरब रुपए का कर्ज लिया है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 261 अरब रुपए का कर्ज लिया था। जबकि जेस ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने पहली तिमाही में 2,500 अरब रुपए की डोमेस्टिक फाइनेंसिंग की है, जो गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 794 अरब रुपए थी। जबकि इसके अलावा सितंबर के महीने के बरामदात के आदाद शुमार हौसला अफजा रहे हैं, और सितंबर में बरामदात $2.5 अरब रही हैं, जबकि दरामदात तकरीबन $4 अरब रही हैं, और तिजारती खसारा कम होकर $1.5 अरब रहा है। जबकि इतलात हैं कि सितंबर में तरसीलात ज़र में भी बेहतरी रही है, और इंटरबैंक में डॉलर्स की लिक्विडिटी बेहतर होने की वजह से भी डॉलर मुसलसल गिर रहा है। और दूसरी तरफ ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में क्रैकडाउन के बाद डॉलर्स के गिरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हुकूमत में जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तो एक ब्लैक मार्केट पैदा हो गई थी, जहां डॉलर ऑफिशियल रेट से 30 से 35 रुपए ऊपर जाकर दस्तयाब था। मगर इस वक्त अगर इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 74 पैसे का है, तो ओपन मार्केट में 286 से 286 रुपये 50 पैसे पर दस्तयाब है। यानी सिर्फ रेट नहीं है, बल्कि दस्तयाब भी, और ब्लैक मार्केट में बुलंद कीमत पर डॉलर्स नहीं बिक रहे हैं। मगर सवाल यही है कि ये क्रैकडाउन कितना पायदार होगा। ताहम निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने स्मगलिंग पर क्रैकडाउन की तफसीलात बताई। 2200 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8000 मैट्रिक टन जो है वो शुगर, यूरिया की तकरीबन 4300 मैट्रिक टन, और जो POL की स्मगलिंग थी वो 10,195 लीटर POL की जो मिकदार है वो पकड़ी गई है। डॉलर की स्मगलिंग में 168 FIRs जो हैं वो दर्ज कर चुके हैं। उसमें जो 658 मिलियन रुपीस की बरामदगी भी ग्राउंड पे हो चुकी है। 43 मैट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। साथ ही सरफराज बुगटी ने बताया कि आर्मी चीफ ने भी अपने लोगों को कहा है कि जो लोग स्मगलिंग में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किए, और ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूँ स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाए। फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर साफ़ी शहबाज राना साहब मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर क्रैकडाउन हो रहा है, असरात नज़र आ रहे हैं, कितना परमानेंट होगा सवाल है। अब IMF के वफ्द ने आना है, फिर नवा रिव्यू होना है, टैक्स महसूलात ज़रूर बेहतर है, मगर खसारा और ज़्यादा है। क्या वाकई कुछ संजीदा
कोशिश हो रही है कि जी जो IMF भी कहता है कि आप जो टैक्स नहीं देते हैं उन पर टैक्स लगाएं, जो कि अमीर हैं उन पर टैक्स लगाएं, उस तरफ जाया जाए, बड़े ज़मींदारों पर, रिटेल पर, रियल एस्टेट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब आपका। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो पहले छमाही के जो अदाद शुमार आए हैं टैक्स कलेक्शन के, इंतहाई अच्छे हैं। और मेरा ख्याल जहाँ पे हम FBR को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी जो टीम है उनको जो क्रेडिट है वो ड्यू वो देना चाहिए, और उन्होंने वाकई अच्छा काम किया है। और मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से एक पैगाम भी है कि शायद जो चेयरमैन FBR अपना काम ठीक कर रहे हैं, और उनको अगर कोई तब्दील करने की सोच रहा है बात, तो वो शायद उनको नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मैन फ्राम द सर्विस एंड ही नोज़ द सर्विस। उनके ऊपर बिल्कुल चेक रखना चाहिए, और अगर उनकी टीम के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उनको देख लेना चाहिए। बाकी एज अ होल FBR काम अच्छा कर रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये काफ़ी है? क्या एक FBR के हदफ हासिल करने से आपके जो IMF के प्रोग्राम के बाकी अहदाफ हैं वो हासिल हो जाएंगे? वो शायद काफ़ी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 63 बिलियन की एक एडिशनल सपोर्ट हुकूमत को इन अ वे मिल गई है कि जो इनका बजट का फ्रेमवर्क बना था पहली क्वार्टर का, और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पहला रिव्यू होना IMF के प्रोग्राम का, उसमें अगर कोई एक्सेसेस हो रहे एक्सपेंडिचर तो सम हो यहाँ से कुछ ऑफसेट हो जाएंगे। इसमें शाहज़ेब साहब जो प्रॉब्लमेटिक एरिया भी मुझे थोड़ा सा इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि आपको पता है सितंबर अभी ख़त्म हुआ और इसके नंबर्स आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। सूबा वाली साइड से शायद कुछ वहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो अपने अहदाफ से वो आगे पीछे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे अगर हुकूमत बिल्कुल, अब तो खैर वो क्वार्टर ख़त्म हो गया, शायद इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है चीज़ों को कटेल करने की, बट देयर कैन बी सम स्लिपेजेस ऑन दी फिस्कल साइड। रेवेन्यू पे आप ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर स्लिपेजेस होंगी। क्या वो इतनी स्लिपेजेस हैं कि जो 63 अरब रुपये FBR ने इकट्ठा किया, को जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या उसका हदफ किया, और बाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या उससे वो पूरी हो जाएंगी, या उससे भी ज़्यादा तो फिर इनको वेवर लेना पड़ेगा? प्रॉब्लम इनको 2-3 जगहों पर आएगा जो मुझे लग रहा है। इनको नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स के टारगेट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। डोमेस्टिक एसेट्स के स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी नंबर्स फाइनल नहीं है। जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे इनको जो फाइनेंसिंग के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? क्या जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, क्या जो आर्मी चीफ ने कमिटमेंट दिखाई है कि अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, जो हमें जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं, टाइम विल टेल। लेकिन अभी तक इनकी टू द एक्सटेंट ऑफ जो एक्सचेंज रेट मार्केट में जो इनका क्रैकडाउन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। वो इसलिए ठीक जा रहा है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट को जब इक़्तिदार मिला तो उसके बाद जब डॉलर की प्राइस शूट की वो गलत था। पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल अच्छे थे बुरे थे, जो भी थे उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थी। तो फिर ये 286 रुपये से इसको 306 रुपये पे इंटर बैंक में चले जाना, ओपन में 335 पे चला जाना, उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। स्पेकुलेटर्स थे, स्मगलिंग थी और होर्डिंग थी। तो तीनों फैक्टर्स, अब जो हुकूमत जितना भी इसका क्रेडिट लेना चाहे, स्टेट बैंक जितना भी क्रेडिट लेना चाहे, काम तो पीछे से मिलिट्री ने किया है सारा। और इससे एक बात और साबित हो जाती है शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जितनी आज तफसीलात बताई हैं अपने जो हमारे वज़ीर दाखिला इंटरिम, उन्होंने कि हमने इतने हज़ार लोगों के ऊपर ये सारे एक्शन ले लिया, इतनी FIRs होगी और मिलिट्री के लोगों के ऊपर भी एक्शन होगा। चीफ ने खुद ये बात की, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि सारा एक सिस्टेमिक एक प्रॉब्लम था। सारा जो कुछ हो रहा था वो अगर हो रहा था उससे जानबूझ के आंखें बंद की गई, जानबूझ के पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान करवाया गया, जानबूझ के डॉलर की स्मगलिंग को होने दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, क्योंकि डॉलर मार्केट जब प्राइस ऊपर गई तो उसका अल्टीमेटली तो हर चीज़ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इंपोर्टेड है। तो अगर आज एक्शन हुआ है तो ये 3 माह पहले क्यों नहीं हुआ? तो अगर ये आज हुआ है, ये कंटिन्यू कितना रहेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जितना इन्होंने मार्जिन लेना था स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन करके, मेरा ख्याल बाय एंड लार्ज वो ले चुके हैं। थोड़ा बहुत इनके पास स्पेस होगी, बाकी आप पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल रह जाएंगे। जब तक वहाँ पे बेहतरी नहीं आएगी, रिजर्व्स खास तौर पर आज भी आपकी 1.5 माह की एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। $7.5 अरब डॉलर, 7.6 अरब डॉलर आपकी जो 1.5 माह की इंपोर्ट के कवर के बराबर है। मिनिमम आपको जो कवर चाहिए होता है, जो सेफ होता है मिनिमम, क्रिटिकल से जिसके आप कहते हैं क्रिटिकल से अभी बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर है, वो आपका 2.5 मंथ्स की इंपोर्ट कवर होता है। वहाँ से अब हमें 1 माह पीछे है, मतलब 4-4.5 अरब डॉलर यहाँ से आपका रिजर्व्स ऊपर जाना है। तो वो आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, पॉलिसीज IMF के साथ जो तय हुई हैं वो ठीक होंगी, तो फिर आगे बढ़ेगा ये। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज प्रोग्राम में भेजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।